हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। ओके, शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में जगत में सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। निराला जो है वो जिस युग में कविता लिख रहे थे उस युग में भारतीय समाज अनेक प्रकार के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा किए जा रहे शोषण को देखकर निराला जो है वो बहुत ही बेचैन होते थे। ठीक है, जो निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी है, उनका दूसरा नाम क्या है? निराला है। और वो जिस युग के कवि थे उस युग में क्या हो रहा था? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, सारी नई नई घटनाएं हो रही थी, सामाजिक या आर्थिक। ओके, तो उन सबको देखकर वो बेचैन हो जाते थे कभी कभी। उनकी अनेक रचनाओं में यह बेचैनी और पीड़ा झलकती है। वह तोड़ती पत्थर कविता में भी एक श्रमिक नारी के जीवन और उसके प्रति समाज की हृदयहीनता का अंकन किया गया है। निराला का अपना जीवन भी कष्ट भोगते हुए दिखता है। यानी जो निराला है वो उनका खुद का जीवन भी ऐसे ही गुजरा है, दुख में गुजरा है। उसमें सुख आनंद की लहरें कुछ ही दिनों के लिए आई, जिनकी स्मृति के सहारे उन्होंने शेष जीवन बिताया। मौन कविता में कवि अपने प्रिय के साथ कुछ समय चुपचाप बिताना चाहता है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शाम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। तो ये कविता का फर्स्ट है कि वह तोड़ती पत्थर। ओके, उसके बारे में हम देखेंगे कि निराला ने क्या इसमें कौन सा प्रसंग बोला है। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर कविता छायावाद के प्रमुख कवि निराला द्वारा रचित है। ठीक है, इसकी रचना किसने करी है? कवि कौन है? निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी। यह उनके कविता संग्रह है अनामिका में संकलित है। ये कविता कहाँ से ली गई है? तो अनामिका में से ली गई है। ओके, उनका जो काव्य संग्रह है उसमें से अनामिका नाम के पुस्तक में से ये वह तोड़ती पत्थर कविता को लिया गया है, याद रखना। ओके, सर्वप्रथम यह कविता सुधा मासिका पत्रिका में मई 1937 में प्रकाशित हुई थी। अभी जो हमने अभी कविता पढ़ी उसके बारे में देखते हैं कि कविता पढ़कर आप पहले जान चुके होंगे कि यह एक श्रमिक नारी पर लिखी गई है। कविता पढ़ के हमें ये पता तो चल गया कि किसी लड़की के बारे में बात हो रही है जो श्रमिक है, यानी कि जो मजदूर है, जो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही थी। कवि ने उसके इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम करते हुए देखा है और उसी चित्र को उन्होंने यहाँ खींच लिया है। इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम में लगी एक श्रमिक महिला को देखकर निराला जी ने लिखा है कि वहाँ जहाँ बैठी काम में लगी है वहाँ कोई छायादार पेड़ भी नहीं, यानी कि धूप में वो पत्थर तोड़ रही थी, जो उसे गर्मी की प्रखरता से उसकी तेजी से बचा सके। पर उसे इस स्थिति से कोई भी शिकायत नहीं है। जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये निराला जी खड़े हैं और वो एक श्रमिक स्त्री है जो धूप में पत्थर तोड़ रही है। ठीक है, लेकिन इतनी धूप के बावजूद वो पत्थर तोड़ रही है, इस स्थिति से उस लड़की को कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वह तो इस स्थिति को स्वीकार कर रही है। सोचिए क्यों? क्योंकि वह जानती है कि जब कठिन श्रम करना ही है तो अनुकूल परिस्थितियों की कल्पना ही व्यर्थ है। अगर हमारे नसीब में ही श्रम करना लिखा है, मेहनत करना लिखा है, तो फिर खाली खाली कल्पनाओं में जीने का क्या फ़ायदा? वो ऐसा समझती है, इसलिए उसके चेहरे पर कोई ऐसा दुख नहीं है कि वो ऐसा काम
कर रही है, वो भी ऐसी सिचुएशन में, कड़ी धूप में। ओके, कवि की दृष्टि पहले श्रमिक महिला के शारीरिक रूप सौंदर्य की ओर जाती है। उसका जो शरीर है वो सांवला है। वस्तुतः धूप में काम करने वाली सभी श्रमिकों का रंग धूप में सांवला ही पड़ जाता है। वह युवती है और निरंतर श्रम करने के कारण उसका शरीर जो है वो सुगठित है, यानी कि देह रचना सुडौल और सुघड़ है। उसकी झुकी आंखें बड़ी प्यारी लग रही थी। उसका मन भी काम में पूर्ण तन्मयता से लगा था। हाथ में भारी हथौड़ा लेकर वह बार बार पत्थरों पर चोट कर रही थी और उन्हें तोड़ रही थी। ठीक है, या इस फकरे में, इस पैराग्राफ में क्या है कि कवि ने, यानी कि निराला जी ने उस लड़की के बारे में वर्णन किया है कि वो कैसी दिख रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद कवि परिवेश की परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण कर रहा है। वो कहता है कि जहाँ एक और वह मजदूरनी गर्मी में छायाहीन वृक्ष के नीचे काम कर रही है। छायाहीन वृक्ष यानी कि वही कोई वृक्ष भी नहीं है और इतनी गर्मी में वो काम कर रही है। वहीं उसके एकदम सामने के परिवेश में संपन्नता और सुख सुविधा झलक रही है। वहाँ सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, ऊंचे विशाल भवन है जिसकी चारों ओर सुंदर दीवारें हैं। तो एक तरफ ये लड़की ऐसे काम कर रही है और उसकी दूसरी तरफ एक ऐसा नज़ारा है कि वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे भवन यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे घर हैं और सारे सुख सुविधाएं दिख रही है। कविता की इन पंक्तियों में यह संकेत स्पष्ट है कि संभ्रांत नागरिकों की बस्ती है। वे लोग सुख सुविधा के बीच अट्टलिकाओं में परकोटों से घिरे बैठे हैं और आसपास की परिस्थितियों से बेखबर अपने आप में सिमटे हुए हैं। ये जो ये जो घर है, बड़े बड़े भवन है, उसमें जो लोग रह रहे हैं ये सारी स्थितियों से अनजान हैं, दुख से अनजान लग रहे हैं। वो अपने आप में ही सिमटे हुए यानी कि अपने आप में ही मस्त है। जबकि उन भवनों का निर्माण करने वालों को मौसम की मार से बचने की भी सुविधा नहीं है। उन भवनों का निर्माण करने वाले यानी कि जो हमारा घर बनाने वाले मजदूर हैं, हमने उनके घर देखे हैं, है ना। उनके पास मौसम की मार से बचने का भी कोई उपाय नहीं होता, यानी कि उनके घर ऐसे होते हैं, उनकी झोपड़ियाँ ऐसी होती है कि उसमें सीधी धूप आती रहती है या फिर बारिश के मौसम में भी वो टिक नहीं पाते, ऐसे होते हैं। तो जो हमारे लिए घर बनाते हैं, खुद उनके लिए रहने की कहीं जगह नहीं होती है। उपयुक्त पंक्तियों में कविता का सामान्य अर्थ बताया गया है। आप जानते हैं कि निराला जो है वो सिद्ध कवि है। वे शब्दों और वर्ण वस्तु का चयन विशेष आशय से करते हैं। जैसे इनकी पंक्तियों में देखिए कि कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भार बंधा यौवन यानी कि नत नयन प्रिय कर्मरत मन। यानी कि अभी एक बार फिर से इसके प्रसंग को पढ़कर वापस हम कविता की ओर जाएं, उसके शब्दों की ओर जाएं, तो हमें आसानी से कविता समझ में आने लगेगी कि निराला जी ने कितनी सिंप्लिसिटी से उनको व्यक्त किया है, सिचुएशन को व्यक्त किया है। सेकंड देखते हैं कि आप जानते हैं कि हम सर्वनाम का प्रयोग तब करते हैं जब पहले संज्ञा का प्रयोग कर चुके हो। यहाँ कवि ने कविता का प्रारंभ वह सर्वनाम से किया है, वह। ओके, किसी का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट क्या बोला है, वह। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वनाम। पूरी कविता में वह के लिए कोई नाम नहीं। ठीक है, सर्वनाम क्या है, वह है। वह यानी कि उस लड़की के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया हमें। ओके, बता सकते हैं ऐसा क्यों है। कवि यदि चाहता तो मजदूरनी के लिए कोई भी नाम दे सकता था, पर नाम न देकर वह क्या व्यक्त करना चाहता था, ये कि किसी एक श्रमिक विशेष पर नहीं है, वो किसी उसी लड़की के बारे में नहीं था, वो सारी उन लड़कियों के, उन सारे मजदूरों के बारे में उन्होंने बोला था। इसीलिए उन्होंने उस मजदूरनी को नाम नहीं दिया, उस लड़की को नाम नहीं दिया, उन्होंने वह कहकर उन सारे मजदूरों को संबोधित किया है। ओके, समझ गए। फिर देखता है कि किसी भी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी की कठिनाइयाँ और कार्य परिस्थितियाँ एक सी होती हैं। जो ये काम कर रहे हैं वो उन सारे मजदूरों की, उन सारी लड़कियों की परिस्थिति तो एक ही होगी, तभी वो काम कर रहे हैं ना। इस प्रकार नाम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण किसको बताया गया है, यहाँ उसके काम को बताया गया है, अर्थात पत्थर तोड़ने को बताया गया है। कवि प्रारंभ में ही वाक्य कहता है कि वह तोड़ती पत्थर।
फिर थर्ड देखते हैं कि यहाँ व्यक्ति का नाम न देने वाला कवि सड़क की पहचान के लिए नाम देता है। ठीक है, उसने कवि ने क्या करा है कि जहाँ वो पत्थर तोड़ रही है उस सड़क का नाम बोला है कि वो इलाहाबाद के पथ पर है। ठीक है, इलाहाबाद के पथ पर मैंने उसको देखा, तो जगह का नाम बोला लेकिन उस लड़की का नाम नहीं बताया। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि नाम न देने से क्या अर्थ अधिक व्यापक नहीं होता। यहाँ पथ पर के साथ इलाहाबाद नाम देकर इसी घटना को सच्चा और प्रामाणिक बताना चाहा है कि ये घटना सच्ची है। ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कवि ने जगह का नाम दिया है कि ये मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर देखा। ओके, समझ गए। फिर यहाँ पथ पर के साथ इलाहाबाद नाम देकर इस घटना को सच्चा और प्रामाणिक बताना चाहा है। जैसे कहना चाहता हो कि यह एक सच्ची घटना है और वह उस घटना का साक्षी है, यानी कि निराला जी उस घटना के साक्षी हैं, उनकी ये आंखों देखी घटना है। ये जताने के लिए उन्होंने जगह का नाम दिया लेकिन लड़की का नाम नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सारे मजदूरनी यानी कि सारी लड़कियां जो पत्थर तोड़ने का काम करती हैं उनको संबोधित किया है। ओके, समझ गए। सभी कुछ उसके सामने हुआ है और यह इलाहाबाद की देखी हुई घटना है। अगले कथन में स्वीकार के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। जहाँ बैठकर वह काम कर रही थी वह जगह छायादार नहीं थी, या वहाँ क्या थी, कोई पेड़ नहीं था, बहुत ही धूप थी। ठीक है, तो पर इस स्थिति का वो स्वीकार करती है। यहाँ कवि का आशय है कि मजदूर जिन परिस्थितियों में काम करते हैं वे उनके अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल होते हैं, पर वे इन प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी बखेड़ा खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर काम करते रहते हैं। यानी कि अभी स्वाभाविक चीज़ है कि कोई भी मनुष्य हो, कोई भी मानव हो, उसको सुख सुविधा चाहिए, है ना। हमारे पास जो है अगर हमें उससे बेहतर चाहिए, राइट। तो वो भी मजदूर है लेकिन वो भी, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती होंगी, है ना। तो यहाँ निराला जी कहते हैं कि वो इन प्रतिकूल परिस्थिति, यानी कि प्रतिकूल मीन्स इस कड़ी धूप में वो छाया तो मांगती ही होगी कि काश कोई छायादार पेड़ या ऐसा कुछ होता, तो वो काम भले ही कर रही है लेकिन अच्छे से कर पाती, धूप कितनी है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि प्रतिकूल परिस्थिति है फिर भी वो लड़की उसका विरोध नहीं कर रही है। ओके, उसका विरोध नहीं कर रही है, उसके अनुकूल होकर वो काम कर रही है और उसका इस बात से वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है। ठीक है, अगली दो पंक्तियों पर देखते हैं कि श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। यानी कि सांवले रंग का शरीर, बंधे परिपुष्ट अंगों से झलकता यौवन। कथन से स्पष्ट है कि वह महिला, जो श्रमिक महिला थी, वो खूबसूरत थी। ठीक है, उसकी आंखों में कोई श्रृंगार या उच्च श्रृंखलाता का भाव नहीं था और ना ही उसने कोई श्रृंगार किया था। ठीक है, पर उसकी आंखों में आंखें झुकी है जो उसके शील भाव को व्यंजित कर रही है। युवती के प्रसंग में कवि प्रायः उसके प्रिय का उल्लेख करते हैं जिस पर उसका मन हो। यहाँ भी कवि उसके प्रिय का उल्लेख करता है, पर यह प्रिय कोई व्यक्ति नहीं, वह कर्म है। ठीक है, यहाँ भी एक प्रिय का नाम, प्रिय का उल्लेख है। ठीक है, देख रहे हो, प्रिय का उल्लेख है, लेकिन ये प्रिय किसी ऐसा उसको चाहने वाला ये इस संदर्भ में नहीं है। प्रिय है उसका कर्म, उसका काम, उसके संदर्भ में उस प्रिय बोला गया है। ठीक है, समझ गए। तो वो क्या है, कर्म, यानी कि जो वो काम कर रही है, पत्थर तोड़ने का जो काम कर रही है, उस पर उसका मन है और उस पर उसकी आंखें हैं। तो इसलिए कहा है कि नत नयन प्रिय कर्मरत मन। अब इन तीन पंक्तियों को पढ़ते हैं कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टटालिका प्रकार। यानी कि इसका अर्थ है कि आप पीछे पढ़ चुके, हम पढ़ चुके ना, कि देखना यह है कि इस प्रसंग में कवि उसके सामने तरु मालिका, अट्टालिका और प्रकार का उल्लेख क्यों कर रहा है। निराला ने इन पंक्तियों के द्वारा परिवेश की विडंबनाओं को साकार किया है। एक और भीषण गर्मी में सड़क पर पत्थर तोड़ती जो औरत और दूसरी ओर सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियों में सजे परकोटों से घिरे बड़े बड़े महल।
यानी कि एक तरफ ये धूप में, कड़ी धूप में काम कर रही है और उसके सामने दूसरी ओर क्या है, बड़े बड़े मकान हैं और उसके आसपास बहुत सारे पेड़ और ऊंची दीवारें भी हैं। ठीक है। कवि का उद्देश्य परिवेश के विरोध और विडंबना को साकार करना नहीं। वह कहता है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यानी कि वह हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार प्रहार कर रही थी, पत्थर पर ही नहीं बल्कि अपने सामने उन तरुमालिका और अट्टालिका और प्राकारों की सुविधा का भोग करने वाले, यहाँ रहने वाले उन सभी लोगों पर, और साथ ही साथ उस व्यवस्था पर भी जहाँ शोषित मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हैं और शोषक जो है उनसे बेखबर होकर सुख सुविधा में जीते हैं। यानी कि लेखक बोल रहे हैं कि वो जो पत्थर मार रही थी वो सिर्फ वो जो हथौड़ा मार रही थी वो सिर्फ पत्थर पे नहीं मार रही थी, वो उन सारे लोगों पर मार रही थी जो मज़दूरों का शोषण करते हैं। वो उसके सामने जो ये बड़े बड़े महल में रहते हैं, सुख सुविधाएं भोगते हैं, ठीक है, उन सभी पर वो हथौड़ा मार रही थी। ओके, मन ही मन। ठीक है, तो ये था वह तोड़ती पत्थर में। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें क्या था और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे कवि निराला की और कुछ कविता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। बाय बाय।